एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइज, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं और हम तीनों को क्रमवार पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था वो फ्रांसीसियों के बारे में आया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ। तो गाइस, कर्नाटक का युद्ध जो होता है वो मैं बता चुकी हूँ, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। फ्रांसीसियों के बीच इसलिए होता है क्योंकि गाइस अब पुर्तगालियों से तो अंग्रेज़ जो हैं वो अपना वैवाहिक संबंध बना चुके हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश के शासक थे वो कैथरीन से शादी कर चुके होते हैं। तो पुर्तगालियों से तो उनकी मतलब वैवाहिक संबंध बन गए हैं, तो उनको उनसे खतरा नहीं है। तो उनको ज़्यादातर खतरा किनसे होता है? फ्रेंच से। तो फ्रेंच जो हैं वही मोस्ट शक्तिशाली थे उस समय, तो इसीलिए उन्हीं के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष चलता है। तो संघर्ष किस रूप में चलेगा? कर्नाटक के युद्ध के रूप में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर कर्नाटक का युद्ध। गाइस, कर्नाटक के युद्ध को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूमिका तो इसकी यही बन गई थी। जब 1742 में, आप जान रहे होंगे कि डुप्ले भारत में आते हैं, पौंडीचेरी के गवर्नर नियुक्त होते हैं डुप्ले। तो 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध वहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है, आरंभ हुआ होता है। और ये युद्ध 1748 में समाप्त भी हो जाता है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे किस प्रकार एक्सला शापेल की संधि होती है और 1748 में युद्ध समाप्त हो जाता है यूरोप में भी, और इसका रिफ्लेक्शन आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। भारत में भी जो 1746 है इसमें कर्नाटक का युद्ध शुरू होगा, और 48 में जब इनका युद्ध समाप्त होगा तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो यूरोप में होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा इंडिया में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। 1748 में युद्ध यहाँ तो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये इंडिया में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के लिए समाप्त नहीं होता। ये तो एक तरह से एक आरंभ होता है, ठीक है। क्योंकि भारत में ये लोग व्यापार और क्षेत्र अधिकार के लिए ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं, और कौन किससे कितना अधिक शक्तिशाली है एक दूसरे को प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो कहीं ना कहीं ये एक स्टार्टिंग होती है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि होता है 1746 से 1748 के बीच, ठीक है। इसका जो गाइस एक कारण था वो ये था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का एक प्रश्न था कि ऑस्ट्रिया पे किसका उत्तराधिकार होगा। ऑस्ट्रिया यूरोप में ही है एक क्षेत्र, ठीक है। लेकिन किसी भी युद्ध का या किसी भी मतभेद का कारण सिर्फ एक नहीं होता है, और हर मतभेद और हर युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, क्योंकि बीज जो हैं वो पहले से ही बो दिए जाते हैं जो बाद में उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। कारण तो एक ये था जो कि मेजर था, लेकिन तात्कालिक कारण भी थे जो कि उसी समय घटित हुए थे। अब वो क्या कारण थे हम पढ़ते हैं। अंग्रेज़ एक नौसैनिक अधिकारी थे जिनका नाम था बारनेट। बारनेट क्या करते हैं कि फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। अब फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेते हैं तो डुप्ले शांत तो बैठेंगे नहीं। डुप्ले क्या करते हैं कि वो सहायता मांगते हैं कर्नाटक के नवाब से। बोलते हैं कि हमारे जो जहाज है वो हमें वापस करवा दो। लेकिन नवाब क्या करते हैं, इनकी जो एक रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नवाब ने, जब कर्नाटक के नवाब रिजेक्ट कर देते हैं तो डुप्ले कहीं ना कहीं तो मांगेंगे मदद। तो ये क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका विस्तार मॉरिशस तक भी हो जाता है। तो डुप्ले मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर हैं जिनका नाम है ला बुर्डाने की सहायता लेते हैं और इनके साथ मिलकर के मद्रास पे घेरा डाल लेते हैं, ठीक है। मद्रास पे घेरा डाल लिया तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बुर्डाने को 4 लाख पाउंड रुपए देकर के उनको वापस कर दिया। अब लॉ बुर्डाने के पास पैसा आया, इनडायरेक्टली आया तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही, ठीक है, फ्रांसीसियों के पास ही। तो डुप्ले पैसा लेने के बाद भी घेरा वापस नहीं लेते हैं, वो घेरा डाल के ही रखते हैं। और क्या करते हैं कि कर्नाटक के नवाब को एक लालच दे देते हैं, प्रलोभन दे देते हैं कि मद्रास जो है डुप्ले बाद में कर्नाटक के नवाब को सौंप देंगे, जैसा कि ये वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे आप देखिए कि मद्रास को सौंपने को लेकर लास्ट में कर्नाटक के नवाब में और डुप्ले में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये मतभेद का कारण बनता है सेंट थोम का युद्ध। सेंट थोम का युद्ध इसका परिणाम होता है, ठीक है। अब सेंट थोम का युद्ध होता है, आप पढ़ेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध में सेंट थोम का युद्ध, जिसे हम जानते हैं अडियार के युद्ध के नाम से भी, जो कि 1748 में होता है, ठीक है। सेंट थोम या अडियार का युद्ध। अब मैं आपको इसमें पहले बता चुकी हूँ कि किसके बीच में होता है, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों की साइड से यहाँ पे कौन थे, कैप्टन पैराडाइज,
ठीक है। और कैप्टन पैराडाइज की जो सेना थी उसमें कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि 1000 सैनिक थे, ठीक है, लेकिन ये ऑथेंटिकेट डाटा है 930 सैनिक थे, जिसमें से 230 फ्रांसीसी थे और 700 भारतीय थे, ठीक है। किंतु कर्नाटक के नवाब जो हैं इनकी विशाल सेना थी, कितनी, 10,000 सैनिकों की, लेकिन उसके बावजूद भी ये हार जाते हैं कर्नाटक के नवाब, ठीक है। और अंततः फ्रांसीसियों की विजय होती है, ठीक है। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हो जाती है, सैंड के युद्ध में भी। और एक संधि होती है यूरोप में जिसका नाम है एक्सला शापेल की संधि। और इस संधि के बाद ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब अंग्रेज़ों को क्या होता है, मद्रास ये पुनः प्रदान कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों को मद्रास दोबारा मिल गया और कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। और यूरोप में एक्सला शापेल की संधि होती है, ठीक है। यही रिजल्ट निकल कर आते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में क्या होता है, इससे पहले कि हम ये पढ़ें उससे पहले हम एक रूपरेखा पढ़ लेते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की, कि किस प्रकार भूमिका बनी के द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रांसीसियों में कि जो डुप्ले थे, डुप्ले क्या करते थे कि हस्तक्षेप की नीति, उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि किस प्रकार हम इंटरफेयर करेंगे भारतीय शासकों के आपसी जो मैटर्स हैं उनमें, ठीक है, उनके पर्सनल मैटर्स में कैसे हम इंटरफेयर करेंगे और अपनी स्वार्थ की सिद्धि करेंगे। तो डुप्ले तो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहे थे और 1748 में वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल भी जाती है। किस प्रकार मिलती है, कर्नाटक में और हैदराबाद में, यहाँ पे आपस में ही गृह युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। आपस में रिलेटिव्स एक दूसरे के उत्तराधिकार को दबाने और अपना उत्तराधिकार रखने के लिए गृह युद्ध छिड़ जाता है और ये लोग यूरोपियंस की मदद लेते हैं, कोई अंग्रेज की साइड जाते हैं, कोई फ्रांसीसियों की साइड जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लोग यूरोपियों को आमंत्रित करते हैं कि आओ और हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करो, ठीक है। तो ये नाम मैंने आपको लिखे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बाद में फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने इनको आगे भी रिपीट किया है, ऐसा नहीं है कि बस आप यहाँ पढ़ लेंगे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने समय समय अनुसार मतलब इसको बार बार मैंने इसको एक नोट बना करके डाला है आगे वीडियो में भी। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि कर्नाटक में सादत अली खां जो हैं ये नवाब होते हैं, ठीक है। सादत अली खां के ये पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है अनवरुद्दीन, ठीक है। और सादत अली खां के दामाद होते हैं जिनका नाम होता है चंदा साहब, ठीक है। चंदा साहब जो होते हैं ये फ्रांसीसियों की हेल्प लेते हैं और अनवरुद्दीन जो हैं, जो सादत अली खां के पुत्र हैं जिनका उत्तराधिकार बनता भी है, ये हेल्प लेते हैं अंग्रेज़ों की, ठीक है। फिर अनवरुद्दीन के जो पुत्र हैं इनका नाम होता है मोहम्मद अली। आगे आप पढ़ेंगे कि ये भाग जाएंगे तिरुचिरापल्ली में जब इनके पिता की अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है, ठीक है, अंबूर के युद्ध में। अब हम आते हैं हैदराबाद पे। हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं उनका नाम होता है निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अब किसका उत्तराधिकार हो, तो इनके पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है नासिर जंग। नासिर जंग हेल्प लेते हैं अंग्रेज़ों की, ठीक है। नासिर जंग और अनवरुद्दीन हेल्प लेते हैं अंग्रेज़ों की। और जो आसफ जहाँ हैं इनके पौत्र मतलब पोते होते हैं मुजफ्फर जंग और ये चंदा साहब, ये दोनों आपस में मिलकर एक रणनीति बनाते हैं कि हम दोनों फ्रांसीसियों की मदद लेंगे, ठीक है। और नासिर जंग और अनवरुद्दीन इन दोनों को हरा करके और अपना उत्तराधिकार मतलब कि बना लेंगे। तो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम लोग फ्रांसीसियों की मदद लेंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने कर्नाटक के दूसरे युद्ध पे, जिसका टाइम पीरियड है 1749 से 1754। अब द्वितीय युद्ध इतना बड़ा है ना, इतने मतलब सेक्टर्स में होता है, तो मैंने इसको 3 चरणों में बांट दिया जिससे कि आपको पढ़ाई में और पढ़ने में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को हम लोग 3 चरणों में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं जो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है उसका कारण क्या होता है, मेजर कारण कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं इसके प्रथम चरण पे। प्रथम चरण जो है वो कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में है कि किस प्रकार कर्नाटक में अपना उत्तराधिकार साबित करते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में
1749 में जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है, तो इसके प्रथम चरण में 1749 में अंबूर का युद्ध होता है, ठीक है। कहीं कहीं अंबूर का युद्ध भी है। तो अंबूर के युद्ध, ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आयोग मैचिंग में ये पूछ लेता है कि इसकी डेट मैच करिए, ठीक है। तो अंबूर का युद्ध कब होता है? 1749 में। किस किस के बीच होता है? तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, ठीक है। चंदा साहब होते हैं कर्नाटका के। ये किन के दामाद हैं चंदा साहब? आपको याद आ रहा है? सादत अली खां के दामाद हैं, ठीक है। और ये मुजफ्फर जंगी किसके पोते हैं? तो आसफ जहाँ के पोते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किसको चुनते हैं? फ्रांसीसियों को। ये सेना जो है एक संयुक्त, ये किसके खिलाफ लड़ती है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? तो कर्नाटक के नवाब जो सादत अली खां हैं, उनके ये पुत्र हैं अनवरुद्दीन। और ये संयुक्त सेना अनवरुद्दीन को हरा करके अनवरुद्दीन की हत्या कर देती है, ठीक है। अनवरुद्दीन मर जाते हैं। और अनवरुद्दीन की हत्या के बाद जो इनके पुत्र होते हैं अनवरुद्दीन के, मोहम्मद अली इनका नाम है, मोहम्मद अली पिता की मृत्यु के बाद तिरुचिरापल्ली भाग जाते हैं, ठीक है। तिरुचिरापल्ली भाग जाते हैं, माफ़ कीजिएगा गाइस, माफ़ कीजिएगा, ये तिरुचिरापल्ली भाग जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि चंदा साहब जो हैं, इनका अधिकार हो जाता है कर्नाटक पर, ये कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं, ठीक है। अब चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए, ठीक है। तो ये कर्नाटक की राजधानी अर्काट को बना लेते हैं, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी ये अर्काट को बना लेंगे। और ये गिफ्ट में क्या देंगे? अब ये नवाब बन गए हैं, तो ये गिफ्ट में पौंडीचेरी के पास 80 गांव एक स्थान है, वो पुरस्कार में देते हैं डुप्ले को, ठीक है। क्योंकि डुप्ले के कारण ही चंदा साहब जो हैं वो नवाब बन पाते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ मैंने एक शॉर्ट नोट बना रखा है, हालांकि ऊपर मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट फिर भी आप भूले ना, इसलिए मैंने करवा दिया कि सादत अली खां जो हैं ये कर्नाटक के नवाब होते हैं। इनके जो पुत्र थे वो अनवरुद्दीन थे, और इनके जो दामाद थे वो चंदा साहब थे, ठीक है। अनवरुद्दीन जो है ये आम्बूर के युद्ध में ये मारे जाते हैं, और चंदा साहब जो हैं ये नवाब बन जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये भी मैंने आपको करा दिया कि जब अनवरुद्दीन मारे जाते हैं, तो जो मोहम्मद अली हैं अनवरुद्दीन के पुत्र, ये भाग करके तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में अंग्रेज़ों की शरण ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो चंदा साहब हैं, जो कर्नाटक के नवाब बन गए हैं अब, तो इनके पुत्र हैं, इनका नाम है राजा साहब। राजा साहब क्या करते हैं? तिरुचिरापल्ली पर घेरा डाल लेते हैं, ठीक है। राजा साहब तिरुचिरापल्ली पर घेरा डालेंगे। अब पिताजी जब नवाब बने हैं, तो राजा साहब भी राजकुमार तो हुए ही, ये मोहम्मद अली जहाँ भागे होते हैं, ये वहाँ पे घेरा डाल लेते हैं, ठीक है। अब इस क्रम में हम देखेंगे, यहीं पे प्रथम चरण समाप्त होता है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का द्वितीय चरण, जो कि हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य में होगा, ठीक है। हैदराबाद में क्या क्या घटनाएं होती हैं और किस प्रकार गृह युद्ध जो है वो समाप्त होता है, और उसका परिणाम क्या निकलता है, ये हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ फिर मेंशन किया है कि निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, ये हैदराबाद के निजाम थे, और इनके जो पुत्र हैं वो हैं नासिर जंग, जो कि अंग्रेज़ों की हेल्प लेते हैं। जो पौत्र हैं वो मुजफ्फर जंग हैं, जो फ्रांसीसियों की हेल्प लेते हैं। ये बार बार मैंने क्यों लिखा है गाइज? जिससे कि आप बार बार रिमाइंड करते रहें, ठीक है, और आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो द्वितीय चरण में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है, मतलब कि एक तरह से अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो इन दोनों में युद्ध होता है जिंजी के तट पर, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिंजी के तट पर युद्ध होता है। और ये जो नासिर जंग है गाइस, नासिर जंग ने संयुक्त सेना, ये जो इनकी संयुक्त सेना है, इनको हरा दिया था, ठीक है। नासिर जंग इनको हरा देते हैं, लेकिन डुप्ले हार मानने वालों में से थे। हार कर भी डुप्ले जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं? कि डुप्ले जो नासिर जंग की स्वयं की सेना है, उसको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और उनको विद्रोह के लिए उनका मतलब कि एक तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा प्रलोभन देते हैं कि ऐसा वैसा, तो वो भी क्या करते हैं, स्वयं के मालिक के लिए ही वो विद्रोही बन जाते हैं। तो विद्रोही सैनिक क्या करते हैं, नासिर जंग की हत्या कर देते हैं। अब नासिर जंग की हत्या हो जाती है उनके स्वयं के सैनिकों द्वारा, तो डुप्ले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और तुरंत के तुरंत मुजफ्फर जंग जो हैं, ठीक है, इनको नवाब घोषित कर देते हैं। अब नवाब कौन हो गया हैदराबाद का? निज़ाम कौन हो गया? मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब जब मुजफ्फर जंग को सत्ता मिल जाती है, तो मुजफ्फर जंग भी तो डुप्ले को कुछ ना कुछ पुरस्कार देंगे। तो ये पुरस्कार में क्या देते हैं मुजफ्फर जंग डुप्ले को? पौंडीचेरी के निकट ज़मीन देते हैं और मसूलीपट्टनम नाम का नगर देते हैं उपहार में।
सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी को 5 लाख रुपए देते हैं। कौन सी कंपनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको 5 लाख रुपए देते हैं, उनकी सेना को 5 लाख रुपए देते हैं, प्लस डुप्ले से वो बेहद ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे शायद, तो 20 लाख रुपए वो डुप्ले को देते हैं पर्सनली, और डुप्ले को एक जागीर देते हैं, और इस जागीर की जो वार्षिक आय होती है वो 1 लाख रुपए होती है। ठीक है, अब इतना सब कुछ हो रहा है, फ्रांसीसी इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ चुप रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी मुगल क्षेत्र होते हैं उन सबका गवर्नर डुप्ले को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, डुप्ले क्या करते हैं, अब हैदराबाद के निजाम तो बन गए मुजफ्फर जंग, तो डुप्ले क्या करते हैं, बुस्सी के नेतृत्व में एक टुकड़ी हैदराबाद में नियुक्त कर देते हैं। दिखाने के लिए तो ये टुकड़ी ऐसी थी कि हम मतलब निजाम की रक्षा करने के लिए ये टुकड़ी रख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि डुप्ले चाहते थे कि हमारा नियंत्रण इनडायरेक्टली रूप से ही मतलब रहे हैदराबाद पे, और वहाँ की सत्ता पे हमारा नियंत्रण रहे और हमारी देख रेख में सब कुछ हो, इसीलिए ये टुकड़ी तैयार की जाती है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि राजधानी जाते हुए मुजफ्फर जंग की कुछ पठानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है, तो बुस्सी क्या करते हैं, बुस्सी ये चीज़ डुप्ले को बताते हैं, तो डुप्ले के आदेश अनुसार तत्काल रूप से निजामुल मुल्क के जो तीसरे बेटे होते हैं, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, ठीक है, इनके तीसरे बेटे और नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है, तो नासिर जंग के छोटे भाई, ये नासिर जंग के छोटे भाई भी थे और निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के तीसरे बेटे थे जिनका नाम था सलाबत जंग। सलाबत जंग को बुस्सी जो हैं ये गद्दी दे देते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। अब सलाबत जंग गद्दी में बैठ जाते हैं, तो अब प्रसन्न होकर ये भी कुछ ना कुछ देते हैं, तो ये क्या देते हैं, ये आंध्र प्रदेश में एक स्थान देते हैं जिसका नाम होता है उत्तरी सरकार, और ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उत्तरी सरकार देते हैं, और ये पीसीएस में पूछा जाता है कि उत्तरी सरकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उस समय उत्तरी सरकार में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो ये 4 क्षेत्र आते थे, जिसमें से एक का नाम था मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजामुंदरी और चिकाकोल। ठीक है, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं इस क्रम में। आपको लगता है कि फ्रांसीसी इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या अंग्रेज़ चुपचाप देखकर मतलब बैठकर देखते रहेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें प्रसन्न होना चाहिए। वैसे ये नैतिकता है कि कोई अगर आगे बढ़ता है तो समाज कल्याण की उससे कोई कार्य करता है तो इंसान को खुश होना चाहिए, नैतिकता कहती है। लेकिन यहाँ पे तो ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, और प्रतिद्वंदी वो मतलब कंपटीशन में ही लगे रहते हैं, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली प्रूव करने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्रम में पढ़ेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का तीसरा चरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, अंग्रेज़ी जो कंपनी है वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की ये इस युद्ध में एंट्री होती है, और जब एंट्री होती है तो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी में एक क्लर्क के पद पे कार्यरत थे, कहीं के गवर्नर नहीं थे, ये क्लर्क थे उस वक्त। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अपना एक प्रपोजल रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं, ये बोलते हैं कि क्यों ना कर्नाटक की जो राजधानी है अर्काट, उस पर हमला किया जाए। अगर हम कर्नाटक की जो राजधानी है अर्काट पर हमला करेंगे तो जो राजा साहब हैं, चंदा साहब के बेटे, ये तिरुचिरापल्ली में जो घेरा डालकर बैठे हुए हैं, तो फ्रांसीसियों का दबाव तिरुचिरापल्ली में कम हो जाएगा और इनको अर्काट आना ही पड़ेगा, और ये ऐसा ही करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं कि मैसूर, तंजौर और मराठा, मैसूर, तंजौर और मराठा, इन तीनों का एक गठबंधन करते हैं जो कि सैंडर्स के नेतृत्व में कार्य करता है, और क्लाइव स्वयं 200 अंग्रेज प्लस 300 भारतीय सैनिकों के साथ अर्काट पर हमला कर देते हैं। अब राजधानी पे हमला हो जाता है, तो चंदा साहब क्या करते हैं, चंदा साहब जो कि कर्नाटक के इस समय नवाब हैं, ये अपने बेटे को कहते हैं जिनका नाम राजा साहब है, इनको तुरंत बोलते हैं कि आप राजा साहब आप स्वयं जाइए और तिरुचिरापल्ली के कुछ सैनिकों को भी अर्काट लेकर जाइए। ठीक है, तो राजा साहब वही करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और राजा साहब जाते हैं, अर्काट रवाना होते हैं। ठीक है, राजा साहब कुछ तिरुचिरापल्ली के कुछ सैनिकों को लेकर के अर्काट रवाना होते हैं।
तिरुचिरापल्ली का घेरा छोड़ देते हैं। अब तिरुचिरापल्ली का घेरा छोड़ दिया तो तिरुचिरापल्ली में अनवरुद्दीन के जो बेटे मोहम्मद अली होते हैं, ठीक है, जो कि शरण लेते हैं अंग्रेज़ों की, वो तो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब जब राजा साहब अरकाट के लिए रवाना हो गए तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं मेजर लॉरेंस, और मेजर लॉरेंस इसका फ़ायदा उठा करके क्या करते हैं, राजा साहब की हत्या कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तंजौर के राजा चंदा साहब जो कि नवाब हैं कर्नाटक के, तंजौर के राजा चंदा साहब की भी हत्या कर देते हैं, ठीक है। फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है कि अंग्रेज़ों के नेतृत्व में जो मोहम्मद अली हैं अनवरुद्दीन के बेटे, ठीक है, तो मोहम्मद अली को कर्नाटक की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, ठीक है। अब फ्रांसीसी जो है वो अपनी सत्ता कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, और पहले आपने जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी थी तो आप जानते हैं कि ये सरकारी नियंत्रण की कंपनी थी और सरकार का इस पर बहुत नियंत्रण था। सरकार से अनुदान और कर्ज लेकर के ये कंपनी चल ही रही थी, तो युद्ध के खर्चों में ये कंपनी कर्जों में डूब जाती है और युद्ध के लिए इसके पास अपार धन भी अब नहीं बचता है खर्च करने के लिए। तो ये किस पे उतर आते हैं, कॉम्प्रोमाइजेशन पे, समझौता वार्ता पे अभी उतर आएंगे। कौन, फ्रांस की सरकार, और ये अंग्रेज़ों से समझौता करते हैं और उसके अनुसार ये क्या करते हैं कि 1754 में, ठीक है, 1754 में अंग्रेज़ों के कहे अनुसार ये डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। और जैसे ये डुप्ले को वापस बुलाते हैं तो इनके एक पतन का कहीं ना कहीं कारण एक ये भी रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डुप्ले को वापस बुलाते हैं ये, तो डुप्ले की जगह कौन नियुक्त होते हैं, गोडेहू, ठीक है, गोडेयू को नियुक्त करते हैं ये डुप्ले की जगह। और 1754 में जब गोडेयू आते हैं तो ये 1754 में क्या करेंगे, पौंडीचेरी की संधि करेंगे, और इसी पौंडीचेरी की संधि के साथ कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो कि फाइनल है, ठीक है। अब हर युद्ध होने से पहले मैं उसकी आपको एक रूपरेखा बांध रही हूँ। तो ये तृतीय कर्नाटक का युद्ध है, इससे पहले भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार भूमिका बनती है, और तृतीय युद्ध के लिए मतलब चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं, और फाइनली फिर युद्ध होता है, ठीक है। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध का कारण क्या रहता है कि 1756 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में फिर से युद्ध की घोषणा हो जाती है और फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इस क्रम में आपने 1757 में, आप जानते ही होंगे या मैं आगे पढ़ाऊंगी भी, जब मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है तो उसमें किस प्रकार अंग्रेज जो है वो बंगाल पर कब्जा करते हैं और बंगाल की किस तरह से लूटपाट करते हैं। बंगाल बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली एक राज्य था, और जब अंग्रेज 1757 में उस पर कब्जा कर लेते हैं तो बंगाल की अथाह संपत्ति को वो लूटते हैं, और जब बंगाल जिसके नियंत्रण में आ गया वो तो स्वयं शक्तिशाली बन गया। अब अंग्रेज़ और ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि उनके पास बंगाल आ जाता है, ठीक है। अब उसके और कारण ये भी रहते हैं कि बंगाल में एक कारण रहता है कि बंगाल में एक कोठी या बस्ती है चंद्रनगर करके अंग्रेज़ों की, ठीक है। तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, मतलब संघर्ष रहता है फ्रांसीसी वाटसन और अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव का, चंद्रनगर को लेकर के इन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है, ठीक है। अब क्लाइव मतलब आपने 1757 में जब बंगाल को इन्होंने इतना लूट लिया है, इतना समृद्ध बन गए हैं अंग्रेज़ जो हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में जे.आर. मेरियत एक टिप्पणी करते हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन करी है। जे.आर. मेरियत का कहना है कि डुप्ले ने जहाँ भारत की पूंजी को मद्रास में तलाशा वहीं क्लाइव ने इसको बंगाल में खोज लिया, ठीक है। और बंगाल प्राप्त करने के बाद कितने समृद्धशाली ये लोग हो गए। आगे हम पढ़ेंगे कि गोडेहू जो है इनको भी वापस जाना पड़ता है, ये वापस चले जाते हैं गोडेहू, और इनकी जगह पे फ्रांसिस जो फ्रांस के गवर्नर हैं वो कौन बनते हैं, मतलब फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनते हैं, काउंट डी लाली, लाली आ जाते हैं गोडेहू के स्थान पे। और लाली आते हैं तो ये फोर्ट सेंट डेविड जो कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है फोर्ट सेंट डेविड, और ये किसके अधिकार में था, ये था अंग्रेज़ों के अधिकार में। तो लाली इस पर अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाली मद्रास को जीतते हैं और तंजौर के किले पे घेरा डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन लाली एक भूल कर देते हैं कि वो बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लेते हैं। ये बुस्सी आपको याद आ रहा है, आप रिमाइंड कर पा रहे हैं कि बुस्सी को डुप्ले ने नियुक्त किया था हैदराबाद में, ठीक है, एक टुकड़ी का नेतृत्वकर्ता बनाया था। लाली क्या करते हैं, बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश अधिकारी एक रहते हैं जिनका नाम होता है पोकाक। पोकाक क्या करते हैं कि फ्रांसीसी जहाजी बेड़े पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है।
कुछ ये कारण रहते हैं। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक मेजर कारण था वो बनता है यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है इसके मध्य, ठीक है, किस किन के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चलता है, ठीक है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। तो उसका रिफ्लेक्शन इंडिया में भी मिलता है, किस रूप में, तृतीय कर्नाटक के युद्ध में, ठीक है। ये सभी कारण ही थे गाइस जो तृतीय कर्नाटक के युद्ध की भूमिका को बांधते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। हालांकि हम मोस्टली ऊपर पढ़ ही चुके हैं, रूपरेखा में ही मैं ऑलमोस्ट सब कवर करवा चुकी हूँ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1758 से 1760 तक रहता है, ठीक है। 1760 में जब वांडीवाश आप देखेंगे तब ऑलमोस्ट फ्रांसीसियों का, मतलब फ्रांसीसी जो है उनका अंत ही हो ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उपर्युक्त रूपरेखा में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है उसकी रूपरेखा बनती है, ठीक है। और अंत में जो निर्णायक भूमिका निभाता है, ठीक है, वो कौन निभाता है, वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध ही निर्धारित करता है कि अब आगे किसकी सत्ता रहने वाली है। और ये सभी कर्नाटक के युद्ध, इनका परिणाम जो आता है निकल करके, ये डिसाइड कर देते हैं कि अब मुगल शासक जो हैं इनके पतन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट इनका पतन होता ही जा रहा था, तो अब मुगल शासन के बाद जो इंडिया पे राज करने वाले हैं वो कौन, मतलब किनका, कौन राजनीतिक इनके वारिस होंगे, वो अंग्रेज ही होंगे। तो कर्नाटक के युद्ध का ये परिणाम निकल करके आता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे 1760 में वांडीवाश का युद्ध, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में होता है 1760 में वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश कहाँ पे है, तमिलनाडु में एक स्थान है, ठीक है। ये किन के बीच में होता है वांडीवाश का युद्ध, तो अंग्रेजों में इसमें से थे आयरकूट और फ्रांसीसियों की साइड से थे काउंट डी लाली, ठीक है। ये डेट आप याद रखिएगा वांडीवाश की, 22 जनवरी 1760। इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित होते हैं, ठीक है। और लास्ट में 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि होती है, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि का परिणाम क्या होता है कि एक तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि अब जो फ्रांसीसी हैं वो इंडिया में सिर्फ व्यापारी बनकर रहेंगे, वो अपनी कोई सेना नहीं रख सकते हैं, और वो किसी भी राजनीतिक मामलों में अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अब फ्रांसीसियों का पतन ही हो जाता है, ठीक है। अब इस परिप्रेक्ष्य में एक टिप्पणी है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, एक व्यक्तित्व हैं माल्शन। वो बोलते हैं कि वांडीवाश का युद्ध, इसने उस महान भवन को समाप्त कर दिया जिसकी नींव ड्यूमा और डुप्ले ने रखी थी, ठीक है। मतलब डुप्ले ने जिसकी नींव रखी थी, वांडीवाश के युद्ध ने उस पूरे महान भवन की मतलब नींव ही हिला दी और एक तरह से उस भवन को उजाड़ दिया, ठीक है। अंततः क्या होता है कि कर्नाटक के युद्ध ने, ये जो कर्नाटक के तीनों युद्ध हुए हैं, इसने इस बात का फैसला कर दिया कि अब भारत में मुगलों के बाद उनका राजनीतिक वारिस अंग्रेज ही होंगे, ठीक है। गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।